हेलो बच्चों। आज हम जेई मेन 2023 ऑनलाइन फेज वन के पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 24 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट से पेपर हमारा स्टार्ट हुआ था, तो हमने फर्स्ट पेपर को सॉल्व कर लिया है फिजिक्स का। 24 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर को सॉल्व कर लिया और आज हम सॉल्व करेंगे 24 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का पेपर। ठीक है ना, फिजिक्स पार्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो क्वेश्चंस होते हैं, जो जेई मेन में क्वेश्चंस आते हैं 30 क्वेश्चंस आते हैं। 30 क्वेश्चंस फिजिक्स के होते हैं। 30 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और 10 क्वेश्चंस हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो न्यूमेरिकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए रहते हैं जिसमें से एक करेक्ट करना होता है। जैसा कि आपको पहला एग्जाम्पल आपके सामने दिखाई दे रहा है, पहला क्वेश्चन। उस पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन तो दे दिया है और उसके बाद से 4 आपको क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट है, उसको हमें क्या करना है, चूज करना है। तो क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कहा जा रहा है। एट द सेंटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक हाफ रिंग ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 हैव सेम लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज। हमसे ये कह रहा है, जैसा कि फिगर में ये दिया गया है हमें, कि हमारे पास दो हाफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ठीक है ना, हाफ रिंग है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। एक रिंग का रेडियस R1 है और दूसरे रिंग का रेडियस R2 है, और दोनों पर सेम लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया गया है। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, जब चार्ज हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तब लैम्डा हम देते हैं। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है और दोनों पर सेम लीनियर चार्ज डेंसिटी दी गई है। और बोला जा रहा है इन चार्ज की वजह से, यहाँ पर हम जानते हैं कि चार्ज कहीं पर होता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है उसके सराउंडिंग में। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो हम उसको डायरेक्टली एड अप कर सकते हैं। सभी चार्जेज की वजह से हम पोटेंशियल निकाल करके डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो हमें पॉइंट ओ पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो पहले रिंग के द्वारा जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट ओ पर आएगा उसको हम ऐड कर देंगे दूसरे रिंग के द्वारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट ओ पर आएगा उससे, ठीक है। और हम जानते हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अगर जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ड्यू टू रिंग ऑफ रेडियस R1 प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ड्यू टू रिंग ऑफ रेडियस R2। दोनों को अलग अलग निकाल करके हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ यानी कि सेंटर, इन दोनों के सेंटर पर निकल जाएगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि अगर हम पहले रिंग की बात करें तो पहले रिंग पर सभी के सभी चार्जेज उसके मतलब पेरीफेरी पर मौजूद हैं। और पेरीफेरी यानी कि ये सभी के सभी पॉइंट, सभी के सभी चार्जेज हम देख पा रहे हैं ओ से कितने डिस्टेंस पर है, R1 डिस्टेंस पर मौजूद है। क्योंकि रेडियस हमारा कांस्टेंट होता है किसी भी सर्कल के लिए, तो R1 डिस्टेंस पर सारे के सारे पॉइंट चार्जेज मौजूद हैं। और हम जानते हैं कि अगर हमारा कहीं पर चार्ज Q है और वहां से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर मैं इस पॉइंट को P कंसिडर कर लूँ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या हो जाएगा हमारा, कि Q डिवाइडेड बाई R। सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है जहां पर Q क्या होता है, टोटल चार्ज ऑन दैट पॉइंट, ठीक है। तो और के हमारा कांस्टेंट होता है और आर डिस्टेंस पर हमसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जा रहा है, तो के क्यू बाई आर हो जाता है हमारा, सिंपल सा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर सभी के सभी चार्जेस सेम डिस्टेंस पर मौजूद है पॉइंट ओ से, यानी R1 डिस्टेंस पर मौजूद है, तो हमारा आर भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर हमें टोटल चार्ज मिल जाता है एट दैट हाफ रिंग, तो हमारा क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ड्यू टू R1 दैट इज इक्वल टू के, और इस पर जो टोटल चार्ज होगा मैं उसको Q1 कंसीडर कर लेता हूँ, और बड़े वाले सर्कल पर जो टोटल चार्ज होगा उसको मैं Q2 कंसीडर कर लेता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ के Q1 डिवाइडेड बाई R1, क्योंकि R1 डिस्टेंस पर मौजूद है, सारे के सारे चार्ज R1 डिस्टेंस पर मौजूद है। वैसे ही V ओ R2 क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा के Q2, दूसरे वाले सर्कल पर चार्ज हमने Q2 कंसीडर कर लिया, के Q2 डिवाइडेड बाई R2, क्योंकि दूसरे वाले सर्कल का रेडियस कितना है, R2 है, तो सभी के सभी चार्ज R2 डिस्टेंस पर मौजूद होंगे, ठीक है। तो वी ओ R2 निकल गया हमारा, वी ओ R1 निकल गया, दोनों को ऐड कर देना। अब हमारे पास टास्क ये है कि Q1 और Q2 क्या पुट करेंगे, R1 R2 तुम्हें दिया हुआ है, Q1 Q2 क्या पुट करेंगे। Q1 क्या है, हमने क्या कहा, हमने कहा ये कि हाफ रिंग जो है हमारा टोटल चार्ज जितना है उस पर, वही हमारा Q1 है। तो हमारा लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी दी गई है, तो हमारा जो चार्ज होता है, चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी के साथ उसका क्या रिलेशन होता है, लैम्डा इनटू टोटल लेंथ। टोटल लेंथ जहां तक हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और टोटल लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, पेरीफेरी, पेरीफेरी ऑफ दिस हाफ रिंग, और हाफ रिंग का पेरीफेरी का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू आर होता है। तो पहले रिंग की अगर मैं बात करूं, चार्ज Q1 की बात करूं, तो चार्ज Q1 क्या हो जाएगा, पाई इंटू R1 इंटू लैम्डा। चार्ज Q2 क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे ही हो जाएगा पाई इंटू R2 इंटू लैम्डा, ठीक है। Q1 Q2 निकल गया हमारा।
अब हमें पोटेंशियल एट पॉइंट ओ कैलकुलेट करना है, तो रख दो। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ओ दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ड्यू टू R1 यानी कि के Q1 डिवाइडेड बाई R1। के की जगह पे हम रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह पे क्या आ जाएगा, पाई इंटू R1 इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब मैं VOR2 पुट कर रहा हूं इंटू Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई इंटू R2 इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई R2। अब यहां से देखिए R1 से R1 कैंसिल आउट हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है, यहां से भी पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है, R2 से R2 कैंसिल आउट हो रहा है। फाइनली क्या बच जाएगा हमारा, हमारे पास बचेगा 4 लैम्डा और नीचे क्या बच जाएगा 4 और एप्सिलॉन नॉट प्लस यहां से भी लैम्डा और 4 एप्सिलॉन नॉट बच रहा है, लैम्डा अपान 4 एप्सिलॉन नॉट, दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा 2 लैम्डा अपान 4 एप्सिलॉन नॉट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक रिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, लैम्डा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और हम देख पा रहे हैं कि जो सेकंड ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का, लैम्डा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बॉडी ऑफ मास 200 ग्राम इज टाइड टू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 12.5 न्यूटन पर मीटर while the other end of the spring is fixed at point O. If the body moves about O in circular path with constant angular speed 5 radian per second, then the ratio of, हमसे क्या पूछा गया है, ratio of extension in the spring to its natural length will be। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है। हमसे दरअसल कहा क्या गया है कि हमारे पास एक पॉइंट O है जहां पर स्प्रिंग का एक एंड फिक्स्ड है और दूसरे एंड पर एक मास को बांधा गया है और वो मास कितना है 200 ग्राम है। तो इसको मैं अगर SI यूनिट में कन्वर्ट करता हूं तो 0.2 किलोग्राम हो जाएगा। तो ये 0.2 किलोग्राम का एक मास है जिसको स्प्रिंग से ऐसा बांधा गया। मैं कंसिडर कर लेता हूं कि जो स्प्रिंग की इनिशियल लेंथ है वो है L। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि इसको एंगुलर स्पीड दी गई है, इसको एंगुलर स्पीड दे दी गई ओमेगा, और वो ओमेगा कितनी दी गई है 5 रेडियन पर सेकंड की एंगुलर स्पीड दी गई है। जब इसको एंगुलर स्पीड दी जाएगी ना तो ये यहाँ पर क्या है फिक्स्ड है, और इसको एंगुलर स्पीड, इस बॉडी को एंगुलर स्पीड जब दी जाएगी तो ये क्या करेगा, ये सर्कुलर मोशन करने लगेगा। क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करने लगेगा, यहाँ पर सर्कुलर मोशन करने लगेगा। जैसा कि आपको मालूम है सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सर्कुलर मोशन जब भी कोई पार्टिकल कर रहा होता है तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करने लगता है। अब उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, स्प्रिंग में जो स्प्रिंग फोर्स आएगा, जैसे कि जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगना स्टार्ट होगा तो हमारा स्प्रिंग क्या होगा, एक्सटेंड होगा, और एक्सटेंड होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हमारी स्प्रिंग एक लिमिट तक पहुंच जाएगी एक्सटेंशन के, ठीक है, और वहां पर क्या हो जाएगा, फोर्स बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद से हमारी स्प्रिंग एक्सटेंड नहीं होगी और फोर्स को बैलेंस कर देगा स्प्रिंग फोर्स। ठीक है ना, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा था उसको बैलेंस कर देगा स्प्रिंग फोर्स और वो एक्सटेंड होना बंद हो जाएगा। अब जितना एक्सटेंशन आएगी स्प्रिंग में और उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है उसी का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो हम देखते हैं आगे, जैसे मैं बनाता हूं यहां पर 0.2 kg, यह है हमारा पॉइंट O। जब इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगना स्टार्ट होगा, ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो क्या होगा कि ये स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाएगी, और कितनी एक्सटेंड होगी, x एक्सटेंड होगी, तो इसकी फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी, L प्लस एक्स हो जाएगी। ठीक है ना, जिससे कि बाहर अंदर की तरफ एक फोर्स वर्क करेगा और दैट फोर्स इज स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, K इंटू एक्स। स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है K इंटू एक्स। ठीक है, अब क्या होगा कि अब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे और एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग रुक जाएगी और हमें x अपन L का रेशियो मिल जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं करके। तो हमें क्या करना है ना, हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को स्प्रिंग फोर्स से बैलेंस करना है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है m ओमेगा स्क्वायर r, m इंटू ओमेगा स्क्वायर r, जहां पर m क्या है, मास है, ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड है, और r क्या है हमारा, r इस पॉइंट O से जहां पर ये फिक्स है और जो हमारा पॉइंट मास है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। और फाइनली जब फोर्स हमारा बैलेंस हो रहा है उस समय इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, L प्लस एक्स है, यानी R की जगह पे क्या आ जाएगा, R की जगह पे आ जाएगा L प्लस एक्स। अब सारी चीजों को उठा करके पुट कर देते हैं, तो मास ऑफ द बॉडी m ओमेगा स्क्वायर इंटू r की जगह पे क्या है L प्लस एक्स, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू एक्स, एक्स के बराबर होगा।
ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। हमें k की वैल्यू दी गई है, ओमेगा और m की वैल्यू दी गई है, और l और x का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं ना, x को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आ जाते हैं और m ओमेगा स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेकर के जाते हैं। तो ये l प्लस एक्स मिल जाएगा हमें कि l प्लस एक्स अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू k अपॉन m ओमेगा स्क्वायर, और k अपॉन m ओमेगा स्क्वायर। k क्या है, k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू है 12.5 न्यूटन पर मीटर। तो 12.5 न्यूटन पर मीटर एसआई यूनिट में पुट कर देते हैं, और मास हमें दिया गया 0.2 किलोग्राम मास ऑफ द बॉडी, इनटू ओमेगा, ओमेगा क्या, ओमेगा 5 रेडियन पर सेकंड दिया गया है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 12.5 दो गुण 12.5 आधा होता है 25 का, तो हम 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ से हमें 0.2 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 5 मिल जाएगा, यानी कि हमें क्या मिल गया, यहाँ से 5/2 मिल गया। हम इसको अब सॉल्व करते हैं l प्लस एक्स अपॉन एक्स को। तो यहाँ से हमें मिलेगा l अपॉन एक्स, एक्स से डिवाइड करेंगे तो प्लस एक्स से एक्स में डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, दैट इज इक्वल टू कितना मिला हमें, 5/2 मिला। अब l अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, 1 को राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे तो 5/2 प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो 2 1 2 और 5 - 2 दैट इज इक्वल टू 3/2। लेकिन हमें किसका रेशियो चाहिए, हमें रेशियो चाहिए एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग टू द नेचुरल लेंथ का। तो एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग x है और नेचुरल लेंथ l है, यानी कि हमें इसका उल्टे का रेशियो चाहिए। तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो x अपॉन l इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो राइट हैंड साइड वाले का भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, वो हो जाएगा 2/3। यानी कि हमें जो कैलकुलेट करना था वो मिल चुका है, x अपॉन l ही हमें निकालना था, रेशियो ऑफ एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग टू द ओरिजिनल लेंथ। तो हम वो निकाल चुके हैं और वो कितना आया है, 2/3 आया है, यानी कि 2:3, और हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि थर्ड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड ऑप्शन को चूज कर लेंगे, बस आसान है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव going through vacuum is described by Ex is equal to omega E naught sin kx minus omega t and By is equal to B naught sin kx minus omega t, ठीक है। Then the correct relation between E naught and B naught is given by, दरअसल क्या है कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, एक हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव होता है, एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। अब इन के लिए ई नॉट एंड बी नॉट क्या है कि ई नॉट और बी नॉट में रिलेशन पूछ रहा है। ई नॉट क्या है, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो चीजें दी गई उसके बारे में समझ लेते हैं। ये हमारा कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये हमारा कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये हमारा ई नॉट क्या होता है, ई नॉट एम्पलीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बी नॉट हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। कि हमारा क्या होता है, वेव नंबर। जेड हमारा क्या होता है, जेड हमारा जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही होती है उसी डायरेक्शन को जेड के फॉर्म में दिया गया, यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव यहाँ पर किस कौन से डायरेक्शन में दिया गया, जेड डायरेक्शन में दिया गया है। दरअसल यहाँ पर माइनस के जेड होता है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करती है, लेकिन यहाँ पर प्लस जेड होने के कारण निगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है निगेटिव जेड डायरेक्शन में मूव कर रही है, सॉरी जेड डायरेक्शन में मूव कर रही है, निगेटिव जेड डायरेक्शन में, ठीक है। माइनस ओमेगा टी, टी क्या है हमारा, टाइम है कि किस टाइम पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट कितना होगा। ओमेगा क्या है हमारा, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी कह सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा क्या है हमारा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ये चीज हमें पता चल गई। अब क्या है कि हमसे पूछा गया है कि ई नॉट और बी नॉट का सही रिलेशन, इसमें से चारों में से सही रिलेशन कौन सा है। तो सही रिलेशन के लिए ना बस एक सिंपल सा हमें एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। हमने क्या पढ़ा था, हमने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा होगा तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा होगा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको पढ़ाया गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट हमें क्या देता है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देता है। अब क्या है ना कि ये दोनों के साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी कॉन्स्टेंट है, मतलब सेम है। तो यहाँ पर ई नॉट अपॉन बी नॉट हो जाएगा, है ना, ई नॉट अपॉन बी नॉट, यानी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मूला क्या निकल गया, ई नॉट अपॉन बी नॉट। और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक और फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, वो फॉर्मूला ओमेगा और के टर्म में, दैट इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, जहां पर ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, के हमारा वेव नंबर होता है, ठीक है। तो जब c इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के है, c इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे ना, आपस में ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के भी तो बराबर होंगे। तो यहाँ से k इंटू ई नॉट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर और ओमेगा इंटू बी नॉट हमें क्या मिल, एक ई नॉट और बी नॉट में रिलेशन मिल गया। और हम ऑप्शन में चेक करते हैं ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है।
पहला तो गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा ऑप्शन डायरेक्टली मैच कर रहा है, K इंटू ई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू बी नॉट, यानी कि थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन एन आइसोथर्मल चेंज, कैसा चेंज हो रहा है, आइसोथर्मल चेंज यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। द चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस कैन बी रिप्रेजेंटेड फॉर 3 डिफरेंट टेम्परेचर, T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1 एज, ठीक है ना। तो आइसोथर्मल चेंज के लिए प्रेशर और वॉल्यूम में जैसे जैसे चेंज हो रहा है उसके लिए ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है आपको, और आपसे ये कहा जा रहा है कि T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, यानी कि टेम्परेचर उसकी दी गई है और टेम्परेचर में रिलेशंस बता दिया गया है कि T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1 होना चाहिए। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन, चार डायग्राम के साथ चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा पीवी जो ग्राफ होता है, ठीक है ना, वो हमें क्या देता है, वर्क डन देता है। डेल्टा डब्ल्यू क्या देता है, एरिया अंडर कर्व ऑफ पीवी डायग्राम। डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है, वर्क डन क्या होता है हमारा, एरिया अंडर कर्व ऑफ पीवी डायग्राम। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू डेल्टा वी होता है। जब हमने P इंटू डेल्टा वी को निकाला था किसके लिए, आइसोथर्मल चेंज के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला हमने निकाला था डिराइव करके, वो कितना आया था, NRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। अगर हमें V इनिशियल और V फाइनल दे दे और टेम्परेचर दे दे किस टेम्परेचर पे ये चेंजेज हो रहे हैं, V इनिशियल टू V फाइनल, तो हम डेल्टा डब्ल्यू निकाल सकते हैं किस फॉर्मूले से, NRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। ठीक है, तो यहां से ठीक है, ये चीज हो गया। अब क्या है कि दूसरी चीज हम यहां पर देख पाते हैं कि अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने पर क्या होगा, पीवी इज इक्वल टू एनआर, तो पहले से ही कांस्टेंट है, टीबी कांस्टेंट हो गया तो पीवी हमारा पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। यानी हम यहां से क्या देख पा रहे हैं कि पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो जब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होगा तो इन दोनों में ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ तो कभी भी स्ट्रेट लाइन आ ही नहीं सकती है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन हमारा डायरेक्टली इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, P वर्सेस V का जो ग्राफ होगा वो क्या आएगा, वो ऐसे कर्व के फॉर्म में आएगा। तो अब दो ग्राफ दिए गए इस तरीके के और हमें इन दोनों में से चूज करना है कौन सा सही है। अब ये दोनों ग्राफ में डिफरेंस क्या है, इस दोनों ग्राफ में डिफरेंस ये है कि जो हमारा पहले इसका जो टेम्परेचर है T1 दिया गया है, इसका टेम्परेचर T2 दिया गया है, इसका टेम्परेचर T3 दिया गया है और इसमें इसका उल्टा दिया गया है। तो इन दोनों में से हमें चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, मतलब जो ग्राफ ऊपर आएगी, जो हमारा कर्व ऊपर आएगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, या जो ग्राफ हमारा ऊपर आएगा उसका टेम्परेचर कम होना चाहिए। जैसा कि हमें रिलेशन दिया गया है T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, उसके अकॉर्डिंग हमें इन दोनों में से चूज करना है। तो इसके लिए ना डेल्टा डब्ल्यू पे आ जाते हैं। हम जानते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है, अगर हम पीवी का ग्राफ बना ले, P वर्सेस V का ग्राफ बनाए, तो हमारा इसका ग्राफ बनाने के बाद जो एरिया अंडर कर्व होता है वही हमें क्या दे देता है, वही हमें डेल्टा डब्ल्यू दे देता है। तो अगर मैं दो कर्व को समझने की कोशिश करूं, मैं मान लेता हूं कि इसका टेम्परेचर T डैश है, इसका टेम्परेचर T है। ठीक है, और मैं इसकी वॉल्यूम को फिक्स कर देता हूं, जैसे कि हमें मालूम चल गया V इनिशियल कितना और V फाइनल कितना है। तो अगर हम यहां से यहां जा रहे हैं, V इनिशियल इतना है और V फाइनल इतना है, तो वर्क डन के लिए हमने पढ़ा था कि एरिया अंडर पीवी डायग्राम हमें क्या दे देता है, वर्क डन दे देता है। तो T डैश टेम्परेचर के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन ये हो जाएगा। लेकिन T टेम्परेचर के लिए वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इतना होगा। तो हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा डेल्टा डब्ल्यू होता है फ्रॉम दिस इक्वेशन अगर V इनिशियल और V फाइनल को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, एनआर हमारा पहले से ही कांस्टेंट है, यानी हम यहां से क्या देख पा रहे हैं कि डेल्टा डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा वर्क डन होगा, जितना कम टेम्परेचर होगा उतना कम वर्क डन होगा। तो यहाँ पर T डैश टेम्परेचर के लिए वर्क डन हम देख पा रहे हैं क्या है, T डैश टेम्परेचर के लिए वर्क डन ज्यादा है और T टेम्परेचर के लिए वर्क डन क्या है, कम है। इस ग्राफ से हम ऐसा देख पा रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि T डैश इज ग्रेटर देन T फाइनल, T डैश इज ग्रेटर देन T, तभी तो T डैश के लिए वर्क डन ज्यादा आ रहा है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T फॉर आइसोथर्मल चेंज। ठीक है, तो T डैश इज ग्रेटर देन T, यानी ऊपर वाला जो कर्व है उसका टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। तो ऊपर वाला कर्व का टेम्परेचर ज्यादा इसमें से कौन है,
तो ये जो ग्राफ, फोर्थ ग्राफ जो दिया गया है, इसमें T3 का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है और T3 का टेम्परेचर ज्यादा है, यानी कि ये वाला क्या है, ये वाला ऑप्शन सही है। T3 का टेम्परेचर ज्यादा है, उससे T2 का कम है और T1 का सबसे ज्यादा कम है टेम्परेचर, तो इसका ग्राफ जाहिर सी बात है नीचे की तरफ आना चाहिए, क्योंकि अगर मैं दो वॉल्यूम को फिक्स कर दूं तो इसके लिए देख रहे हैं कि वर्क डन क्या इतना होगा, दूसरे वाले टेम्परेचर के लिए T2 टेम्परेचर के लिए वर्क डन इतना होगा और T3 टेम्परेचर के लिए वर्क डन कितना होगा, इतना होगा। यानी कि T3 टेम्परेचर के लिए वर्क डन सबसे ज्यादा है, T2 टेम्परेचर के लिए वर्क डन उससे कम है, T1 टेम्परेचर के लिए वर्क डन सबसे कम है। तो हमारा जैसा कि हम जानते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन फॉर आइसोथर्मल चेंज, तो हमारा फोर्थ ग्राफ क्या हो जाएगा, फोर्थ जो ऑप्शन दिया गया है कर्व का, वो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा और बाकी तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 5 क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, हमें नीचे दो स्टेटमेंट दिया गया है, एक स्टेटमेंट 1 है और दूसरा स्टेटमेंट 2 है। स्टेटमेंट 1 के बारे में बोला जा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी डिक्रीजेज एज यू गो अप और डाउन फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, सही है। जैसे हम अर्थ सरफेस से नीचे जाते हैं या ऊपर जाते हैं तो हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। अर्थ सरफेस पे हमारा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी इज सेम एट डेप्थ एट हाइट h एंड डेप्थ d फ्रॉम द अर्थ सरफेस इफ h इज इक्वल टू d। तो दूसरा ऑप्शन वैसे गलत है, ठीक है, लेकिन हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, हम समझते हैं इसको कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, देखते हैं। जैसा 6 क्वेश्चन में दिया गया है, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिए गए, दोनों स्टेटमेंट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं कंसीडर कर लूं, जैसे मैंने कंसीडर कर लिया कि हमारी अर्थ है, ठीक है, यहां पर इसका सेंटर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा। और हमारी ऑब्जेक्ट अगर किस पे, सरफेस पर रखी गई हो m मास की, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ही होगा। तो इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू g इंटू एम ई। एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ इंटू m मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाई दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी आर ई का स्क्वायर। तो यहाँ से g क्या मिल जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाई मास। ग्रेविटेशनल फोर्स है g इंटू एम ई इंटू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, g इंटू एम ई डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर। ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारा, कब, जब बॉडी हमारी सरफेस पर रखी गई हो। अब क्या होगा, इसी बॉडी को कुछ सरफेस से h हाइट ऊपर की तरफ लेकर के जाएं तो क्या होगा, इस बॉडी ये इस बॉडी पर जो हमारा अर्थ है वो कितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगाएगा, तो उसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना पड़ेगा। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, g इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस कितना हो चुका है, अब डिस्टेंस आर ई प्लस आर हो चुका है, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना है, आर ई है, क्योंकि डिस्टेंस जो हम लेते हैं मास सेंटर टू सेंटर, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉडीज लेते हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, h प्लस आर ई हो जाएगा, यानी आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर होगा। ठीक है ना, दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना हो जाएगा। तो यहां से g इफेक्टिव, जब बॉडी को h हाइट ऊपर लेकर के जाएंगे, पहले केस में जब बॉडी को h हाइट ऊपर लेकर के जा रहे हैं, तब हमारा g इफेक्टिव कितना हो जाएगा, g इंटू एम ई मास से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तीसरी केस में क्या होगा कि जब हम इसको डी डेप्थ नीचे, किसी बॉडी को डी डेप्थ नीचे लेकर के जाते हैं, ये बॉडी हमने यहाँ पर रख लिया, तो अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा ये, और ये कितना होगा, आर ई, कितना होगा ये, आर ई माइनस डी, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, आर ई माइनस डी। लेकिन अब ये जो एम मास की बॉडी है, इस एम मास की बॉडी पे जो अर्थ फोर्स लगाएगी, अर्थ का जो मतलब अर्थ जो फोर्स लगाएगी, वो इससे होकर के पास होने वाला जो सर्कल होगा, इससे होकर के पास होने वाला जो सर्कल होगा, सर्कल नहीं मतलब स्फीयर होगा, ठीक है ना। अब स्फीयर, इस स्फीयर के अंदर जितना मास है अर्थ का, उतना ही मास इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। इसके बाहर वाले ये जो मासेस है, ये जो मासेस हैं अर्थ के, ये मास इस बॉडी पर फोर्स नहीं लगा रही है, इसके अंदर वाली मास ही इस बॉडी पर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। तो इसके अंदर वाले मास को निकालना पड़ेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं
कि अंदर का मास कैसे निकालते हैं। हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना है 4/3 पाई इंटू आर ई का क्यूब, इसका मास है टोटल एम ई। हमें कितना मास, हमें कितने का मास निकालना है, हमें उस रेडियस का मास निकालना है जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस आर ई माइनस डी के बराबर है। तो यानी कि 4/3 पाई आर ई माइनस डी का होल क्यूब वॉल्यूम मिल गया हमें, उसका मास निकालना है। उसके मास को मैं एम डैश कंसीडर कर लेता हूँ, एम ई डैश। तो एम ई डैश क्या हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई उसका ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट 4/3 पाई इंटू आर ई का क्यूब इंटू वॉल्यूम ऑफ दैट मास, जिस मास के द्वारा क्या लगाया जा रहा है, उस बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई जा रही है, तो वो कितना हो जाएगा 4/3 पाई इंटू आर ई माइनस डी का होल क्यूब। यहां से 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी एम ई डैश कितना हो जाएगा, एम ई डैश हो जाएगा एम ई इंटू आर ई माइनस डी का होल क्यूब डिवाइडेड बाई आर ई। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, आर ई का क्यूब। तो एम ई डैश हमारा निकल गया। अब इसी मास, सिर्फ इतने मास के द्वारा हमारा क्या होगा, अंदर जो बॉडी जा रही है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, जी इंटू एम ई डैश, एम ई डैश कितना है, एम ई इंटू आर ई माइनस डी का होल क्यूब डिवाइडेड बाई आर ई का क्यूब। यह है एम ई डैश पूरा का पूरा, डिवाइडेड बाई आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। अब यहां से होल स्क्वायर से इसका होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ आर ई माइनस डी बच जाएगा। यहां से जी इंटू एम ई इंटू आर ई माइनस डी डिवाइडेड बाई आर क्यूब है, तो आर क्यूब को मैं लिख देता हूं आर ई स्क्वायर इंटू आर ई को इसमें अंदर लेकर के जाऊंगा तो ये हो जाएगा जी इंटू एम ई डिवाइडेड बाई आर ई का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर ई। ये हो जाएगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। यहाँ पर एक और मास होना चाहिए, मास स्मॉल एम। तो ग्रेविटेशनल जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा हमारा, मास से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा जी इंटू एम ई डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर ई, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा जी इफेक्टिव। जब हम बॉडी को अर्थ सरफेस के नीचे डेप्थ में लेकर के जाएंगे तब हमारा फॉर्मूला जी इफेक्टिव का ये आएगा रियल फॉर्मूला, और जब बॉडी को एच हाइट ऊपर लेकर के जाएंगे तब जी इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या आएगा, तब जी इफेक्टिव का फॉर्मूला ये आएगा, ठीक है। और दोनों में हम देख पा रहे हैं कि अगर एच और डी दोनों एक दूसरे को बराबर कर दिए जाए फिर भी ये दोनों फॉर्मूले सेम नहीं हो रहे हैं। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट क्या था हमारा, सेकंड स्टेटमेंट था एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी इज सेम एट हाइट एच एंड डेप्थ डी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इफ एच इज इक्वल टू जी, एच इज इक्वल टू डी, ठीक है ना। दोनों सेम होगा ऐसा स्टेटमेंट बोला गया है, लेकिन दोनों सेम नहीं हो रहा है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है। पहले स्टेटमेंट में क्या बोला गया था, पहले स्टेटमेंट बोला गया था एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी डिक्रीजेस एज यू गो अप और डाउन फ्रॉम द अर्थ सरफेस। देख लेते हैं फॉर्मूले से ही हमारा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, कहां पर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द अर्थ सरफेस दैट इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, जी इंटू एम ई डिवाइडेड बाई आर ई के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अब न्यूमरेटर यहाँ पर पहले फॉर्मूले में देख रहे हैं न्यूमरेटर हमारा बढ़ चुका है, सॉरी डिनोमिनेटर हमारा बढ़ चुका है। डिनोमिनेटर जब बढ़ जाता है तो हमारा पूरा वैल्यू क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, यानी कि जी इफेक्टिव क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर जी इंटू एम ई डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर और 1 माइनस डी अपन आर ई, डी अपन आर ई कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। अब 1 में से कुछ ना कुछ वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ फ्रैक्शन में बचेगा, और फ्रैक्शन से जी इंटू एम ई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है डिक्रीज होगी। तो डिक्रीज होने का मतलब क्या हो रहा है, ये भी डिक्रीज हो रही है। तो पहला स्टेटमेंट जो दिया गया एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी डिक्रीजेस एज यू गो अप और डाउन फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ये बिल्कुल सही है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में दिया गया है कि फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, एंड सेकंड स्टेटमेंट बोला गया स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट विथ लिस्ट 2, ठीक है, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये थियरी टाइप का क्वेश्चन है, इसे हमें याद रखना पड़ेगा। ये थोड़ा थोड़ा रेंज में मालूम होना चाहिए कि किस फ्रीक्वेंसी रेंज में हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड ब्रॉडकास्ट होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड ब्रॉडकास्ट होता है, टेलीविजन जो ब्रॉडकास्टिंग होती है वो कितनी फ्रीक्वेंसी की रेंज में होती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की जो रेंज होती है वो कितनी होती है फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड ब्रॉडकास्ट होता है उसकी जो रेंज होती है वो रेंज होती है 540 टू 1600 किलो हर्ट्ज के बराबर, यानी कि पहला हमारा किससे मैच करेगा, 2 से मैच करेगा। एफएम ब्रॉडकास्ट के लिए जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है वो होती है 88.1
108 मेगा हर्ट्ज के बराबर होती है। तो इसको हम पहले से मैच करा देंगे। जो हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है वो होती है 3.7 टू 4.2 गीगा हर्ट्ज, ठीक है ना। अब ये एग्जैक्ट सेम नहीं है, ये थोड़ा सा वेरी भी करता है, ठीक है। वो अलग अलग स्पेसिफिकेशन के आधार पर मतलब हम इसको वेरी करा सकते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन की जो रेंज होती है ब्रॉडकास्टिंग की, वो कितनी होती है 3.7 टू 4.2 गीगाहर्ट्ज के बराबर होती है। चौथा जो बच रहा है वो ऑटोमेटिक मतलब सी क्या होगा, फोर्थ से आके मिल जाएगा। वैसे जो टेलीविजन होता है, आप अधिकतर किताबों में देखोगे कि उसकी जो ब्रॉडकास्टिंग की रेंज दी गई होती है वो 30 टू 300 मेगा हर्ट्ज के बराबर दी गई होती है, ठीक है। वैसे तो ये फोर्थ ऑप्शन बच रहा है, तो ये सही है, ठीक है। तो यानी कि हमारा क्या हो रहा है, ए किससे मिल रहा है, ए मिल रहा है हमारा फर्स्ट से, और बी किससे मिल रहा है, बी सॉरी ए मिल रहा है हमारा सेकंड से, और बी किससे मिल रहा है फर्स्ट से, और सी किससे मिल रहा है फोर्थ से, और डी किससे मिल रहा है थर्ड से। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कह रहा है इफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स दिए गए हमें, पी वेक्टर दिया गया आई कैप माइनस 2 mj कैप प्लस एम के कैप, एंड क्यू वेक्टर दिया गया हमें 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस एम के कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ एम विल बी। आसान सा क्वेश्चन है, वेक्टर का क्वेश्चन है, 11th के फर्स्ट सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, ये तो सबको आता होगा। इसमें क्या करना है ना कि दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर दिए गए हैं, एक वेक्टर है पी वेक्टर और दूसरा वेक्टर है क्यू वेक्टर, और हमसे ये कहा जा रहा है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में है, यानी दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो हम जानते हैं जब दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका पी डॉट क्यू की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, क्योंकि पी डॉट क्यू किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा की जगह जब 90 डिग्री पुट करेंगे तो कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारा पी डॉट क्यू क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ये हमें याद भी रहना चाहिए कि जब भी दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होते हैं, उनमें कंडीशंस अगर कहीं पर दी गई होती है तो हम डायरेक्टली एक कंडीशन और ऐड कर सकते हैं कि पी डॉट क्यू 0 के बराबर होना चाहिए। तो पी डॉट क्यू निकालते हैं, पी डॉट क्यू, पी कितना है आई कैप माइनस 2mj कैप प्लस एम के कैप डॉट क्यू वेक्टर कितना है 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस एम के कैप, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 0 के, ठीक है। तो हम कर लेते हैं इसका तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो P डॉट Q 0 के बराबर आना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे तो आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 1 है, क्योंकि आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है, यानी कि 1 कोफिशिएंट है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और माइनस 2m का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा माइनस का 4m, m का m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो m की दो वैल्यू मिलनी चाहिए। वैसे यहाँ पर जो 4 माइनस 4m प्लस m का स्क्वायर है, ये दरअसल m माइनस 2 का होल स्क्वायर है, m माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो m माइनस 2 का होल स्क्वायर 0 के बराबर हो गया, यानी कि m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। फाइनल आंसर, आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि ए फोटोन इज एमिटेड इन ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 1 लेवल इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है। द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ फॉर दिस ट्रांजिशन इज, हमसे ये कहा जा रहा है, हम जैसा कि जानते हैं कि हमने मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे होते हैं न्यूक्लियस के राउंडिंग, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में ये क्या हो रहा था, चक्कर लगा रहे होते हैं, तो डिफरेंट ऑर्बिट की अपनी अलग अलग एनर्जी होती है। तो हमसे ये बोला गया है कि जब इलेक्ट्रॉन हमारा फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में क्या हो रहा है, ट्रांजिट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन हमारा फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में क्या हो रहा है, ट्रांजिट कर रहा है, मतलब आ रहा है। तो जब भी हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांजिट करता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है, और वो जो एनर्जी रिलीज करता है ना वो फोटोन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है, जो एनर्जी रिलीज करता है वो फोटोन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है। तो जितना एनर्जी रिलीज करेगा उतना एक फोटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक फोटोन की एनर्जी मिल जाएगी हमें, ठीक है ना, तो फोटोन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमसे उसी फोटोन का ना वेवलेंथ पूछा गया है, तो हम फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है hc अपॉन लैम्डा होता है, यहाँ पर h और c कांस्टेंट है, यानी उसकी हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं अगर हमें एनर्जी मिल जाए। तो हमें फोटोन की एनर्जी मिल जाए, मतलब कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है ट्रांजिट होते टाइम फोर्थ एनर्जी लेवल टू फर्स्ट एनर्जी लेवल, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं लैम्डा ऑफ
फोटोन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो एनर्जी जो ट्रांजिट होते हुए एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 13.6 इंटू जेड, जेड इज इक्वल टू कितना होगा, हमें दिया गया यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर इंटू 1/1। N1 क्या होता है, फर्स्ट एनर्जी लेवल, जहां से वो ट्रांजिट होना स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट एनर्जी लेवल, और N2 क्या होता है, सेकंड एनर्जी लेवल। तो N1 की जगह पे हम 4 पुट करेंगे, तो 4 का स्क्वायर माइनस 1/1 का स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है माइनस का 13.6, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज आ जाएगी। और जब इसको 1/4 स्क्वायर यानी कि 1/16 माइनस 1, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 15 डिवाइडेड बाई 16। अब ये जो एनर्जी आई, ये एनर्जी का जो यूनिट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम N1 N2 को पुट करते हैं और Z को पुट करते हैं, तो ये जो एनर्जी आती है वो एनर्जी आती है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो दरअसल ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ गई, और यही एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए, Hc अपॉन लैम्डा के बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना, Hc अपॉन लैम्डा के बराबर होनी चाहिए। तो H क्या है हमारा, H की वैल्यू हमें दी गई है, H की वैल्यू दी गई है 4 इंटू 10 की पावर, ये दरअसल -15 है, 10 की पावर -15 है। तो 4 इंटू 10 की पावर -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। तो पुट करते हैं 4 इंटू 10 की पावर -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकेंड इंटू सी की वैल्यू हम जानते हैं 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, डिवाइडेड बाय लैम्डा। और लैम्डा ये हमें कैलकुलेट करना है, लैम्डा को इधर लेके आओ, बाकी सारी चीजों को इधर लेके जाओ। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, सेकंड से सेकंड कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से लैम्डा, लैम्डा जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13.6 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -15 प्लस 8। ऊपर वाले को मैंने सॉल्व कर लिया, इसको हमने सॉल्व कर लिया, ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, डिवाइडेड बाय इधर जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 13.6 इंटू 15। यहाँ से देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है, ठीक है, और ये 16 नीचे है तो ये ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 16। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व करने के बाद 94.1 नैनोमीटर के बराबर आ जाएगा। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा इसे, ठीक है। तो 94.1 नैनोमीटर यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन is shown in figure. The ratio of displacement to distance traveled by the body in time 0 to 10 सेकेंड is, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमारे पास एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया गया है, और इस ग्राफ को देख करके हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब वो डायरेक्शन से उसको फर्क पड़ेगा, और डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वेलोसिटी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 0 t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है, 8 मीटर पर सेकंड है, t इज इक्वल टू 2 पर भी 8 मीटर पर सेकंड है, और एकदम से क्या हो जा रही है, वेलोसिटी उसकी चेंज हो जा रही है और वो -4 मीटर पर सेकंड हो जा रही है। -4 मीटर पर सेकंड का मतलब वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हमारी अपोजिट डायरेक्शन में आ गई, वेलोसिटी हमारी अपोजिट डायरेक्शन में आ गई। जब वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में आने का मतलब क्या है, हमारा बाइक जो है, बाइक है या कोई भी कार है, वो मुड़ चुका है अपने जिस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रहा था। और यहाँ पर सबसे चीज, एक और चीज बोली गई है कि स्ट्रेट लाइन में ये गाड़ी मूव कर रही है, जो भी गाड़ी है हमारी वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में सीधे गई होगी, जब वेलोसिटी नेगेटिव हुई होगी तो फिर पीछे आएगी वो, फिर आगे जाएगी, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो फिर वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो वो पीछे आएगी। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 0 से 2 सेकंड के बीच में वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, फिर अपने ही अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है 2 से लेकर के 4 सेकंड के बीच में, फिर 4 सेकंड से लेकर के 8 सेकंड के बीच में क्या हो रही है, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, फिर 8 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में वो क्या हो रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो जब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगी ना तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन फिर ये नेगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जब ये आएगी ना तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कम होने लगेगा, ठीक है। फिर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट हमारा बढ़ने लगेगा, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पार्टिकल मतलब जैसे कि पोजीशंस के बीच की डिस्टेंस होती है, बस वो फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस होती है। भले आदमी कितना ही आगे पीछे जाए, लेकिन हम जो डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं वो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस से मेजर करते हैं, ठीक है। ये तो रही बात जो चीजें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में है। और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस जनरली हम आगे जाए पीछे जाए हम ऐड करते रहते हैं, हमने कितना चला, हम कितने चले,
ठीक है ना, हम ऐड करते रहते हैं, आगे गए 10 मीटर, फिर पीछे है 5 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा 10 माइनस 5, 5 मीटर आएगा, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा हमारा 10 प्लस 5 होगा। ठीक है, तो अब हम दूसरी चीज हम इस बात पे आते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ दिया रहता है उसका जो एरिया अंडर कर्व होता है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट बता देता है। तो हम देख पा रहे हैं 0 से 2 सेकंड के बीच में हमारा टोटल एरिया कितना होगा, ये होगा, तो ये हो जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट। लेकिन फर्क ये है यहाँ पर कि ये क्या है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है वेलोसिटी, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन मूव हो रहा है, लेकिन ये नेगेटिव है, लेकिन और ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका जो एरिया आएगा और इसका जो एरिया आएगा उसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और इनके एरिया को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, और सभी के एरिया को जोड़ लेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, डिस्टेंस निकलेगा। तो हम सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 to 2 यानी कि ये कितना है 2 है, और 0 to 8 यानी कि ये कितना है 8 है, तो 8 इंटू 2, ये रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, लेंथ इंटू विड्थ का, तो 8 इंटू 2, लेकिन इसका एरिया जो आएगा उसको हम माइनस में लिखेंगे, माइनस का ये देखो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, और यहाँ पर -4 से मिल रहा है तो 4 इंटू 4 माइनस 0 4 हो जाएगा, यानी कि 4 इंटू 2। वैसे ही इसका एरिया निकाल लेंगे, ये कितना है, यह है 8 माइनस 4 यानी कि ये 4 है, और ये कितना है 4 माइनस 0 यानी कि ये 4 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 इंटू 4, फिर इसका एरिया माइनस में लिखेंगे, और ये कितना है 10 माइनस 8 यानी कि 2 इंटू 4। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 इंटू 4 इंटू 2 4 इंटू 2 यानी कि 88 और ये 16 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 8 इंटू 2 16 बच जाएगा, यानी कि 16 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। डिस्टेंस हमारी कितनी आ जाएगी, सभी को ऐड कर लो, यानी 8 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4, ये जब कैलकुलेट करेंगे तो 48 मीटर आ जाएगा। हमसे डिस्प्लेसमेंट यानी कि s और डिस्टेंस यानी कि d, इन दोनों का रेशियो पूछा गया, तो s अपॉन d क्या हो जाएगा 16/48 यानी कि 1/3, तो s इज टू d क्या हो जाएगा हमारा 1:3 हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि 4 ऑप्शन में से तीसरा जो ऑप्शन है वो दिया गया 1:3, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि लेट गामा 1 बी द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है, दरअसल मोलर स्पेसिफिक हीट जो होता है ना वो मॉलिक्यूल के मूवमेंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। मोलर स्पेसिफिक हीट दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, दूसरा होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एक होता है और दूसरा होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, क्या होता है कि ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट होता है ना वो पार्टिकल के मूवमेंट यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर डिपेंड करता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब पार्टिकल हमारा कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है, तो मूव करने के लिए अगर मैं देखूं तो एक तो हमारा सिंपल सा एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में मूव कर सकता है, दूसरा चीज क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, तीसरा चीज क्या कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है। तो सबके लिए अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफाइन होती है। तो हमारे मैक्सिमम 3 नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाते हैं, मतलब एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में मूव करना नॉर्मली स्ट्रेट लाइन में। तो 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाते हैं और 2 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है। तो टोटल हमारे पास 3 + 3 + 2 यानी 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं किसी भी पार्टिकल के। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो मोनोएटॉमिक है या डायटॉमिक है या ट्राइएटॉमिक है। तो हमने पढ़ रखा है कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए, अगर मोनोएटॉमिक गैस है तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3 होती है, क्योंकि उसमें केवल 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ही होता है। और डायटोमिक गैस के लिए, और वो अगर रिजिड रोटेटर है तो उस केस में डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, डायटोमिक मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 5 होती है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस 3 होता है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायटोमिक गैस 5 होता है। ये चीजें तो पता चल गई। दूसरी चीज,
कि जो हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, दो टाइप्स के होते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट, ये दोनों के दोनों ना डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर डिपेंड करता है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ इसका रिलेशन आता है सीपी का F/2 और सीवी इज इक्वल टू होता है F/2+1। ठीक है, अब क्या कह रहा है, गामा 1 बी द मोलर स्पेसिफिक हीट रेशियो ऑफ एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब ये कह रहा है हमसे कि गामा 1 क्या है कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए, किसके लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए सीपी वर्सेस सीवी का रेशियो है, एंड गामा 2 क्या है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए सीपी वर्सेस सीवी का रेशियो है। ये गामा 2 क्या है, ये है डायाटॉमिक गैस के लिए, डायाटॉमिक गैस के लिए, और ये किसके लिए है, ये है मोनो एटॉमिक गैस के लिए। ठीक है, तो गामा क्या हो जाएगा, सबसे पहले गामा ही निकाल लेते हैं हम। गामा इज इक्वल टू CP/CV होता है, सीपी कितना है, सॉरी CV इज इक्वल टू F/2 होता है और CP इज इक्वल टू F/2+1 होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक करी है, ठीक है, ये सही कर लीजिएगा आप। CP इज इक्वल टू F/2+1 होता है एंड CV इज इक्वल टू F/2 होता है। तो गामा की वैल्यू होती है CP/CV। CP कितना है, F/2+1 डिवाइडेड बाई F/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1+1/F/2 यानी कि 2/F, सिंपल सा। तो गामा वन क्या हो जाएगा हमारा, 1+2 मोनोएटॉमिक गैस के लिए F की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, 3 पुट कर दो, ये हो जाएगा 5/3। गामा 2 क्या हो जाएगा हमारा, 1+1/F, F की जगह पे क्या आ जाएगा, डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 5 होती है, 5 यानी कि 5 on 5 प्लस, सॉरी यहाँ पर 2 होगा, +2 दैट इज इक्वल टू 7/5। हमसे गामा 2 इन दोनों का रेशियो पूछा गया है, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 5/3 डिवाइडेड बाई 7/5। 5 ऊपर चला जाएगा तो 5 × 5 25 डिवाइडेड बाई 7 × 3 21, तो यही हमारा रेशियो हो जाएगा 25:21। ठीक है, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमसे क्या पूछा गया था, रेशियो ऑफ गामा 1 एंड गामा 2, वो हम निकाल चुके हैं, और वो कितना आ रहा है 25/21, जैसा कि थर्ड ऑप्शन में दिया गया है 25/21, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि ए लॉन्ग सोलेनॉइड इज फॉर्म्ड बाय वाइंडिंग 70 टर्न्स पर सेंटीमीटर, हमसे 70 टर्न्स per centimeter. If 2 ampere current flows, then the magnetic field produced inside the solenoid. आसान सा क्वेश्चन है, हम जानते हैं, हमने डायरेक्टली फॉर्मूला पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास कोई सोलेनॉइड दिया गया है, सोलेनॉइड क्या होता है, एक हमारे पास नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर होता है, उसके ऊपर हम वायर को क्या कर देते हैं, रैप कर देते हैं, और इसमें हम करंट का फ्लो करा देते हैं, तो हम जानते हैं कि इसके अंदर, इसके मतलब इनसाइड एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है म्यू इंटू एन इंटू आई, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब यहाँ पर म्यू नॉट की वैल्यू दी गई है 4 × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और एन की वैल्यू दी गई 70 टर्न्स पर सेंटीमीटर, और आई की वैल्यू दी गई है 2 एम्पियर। तो सिंपल सा बस पुट कर देना है, म्यू नॉट की वैल्यू तो पता है हमें, एन इज इक्वल टू दिया गया है 70 टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो हम इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 सेंटीमीटर में 70 टर्न्स है, तो 1 मीटर में कितना टर्न्स हो जाएगा, 70 × 10⁻² टर्न्स पर मीटर हो जाएगा। आई की वैल्यू हमें एसआई यूनिट में दी गई है, आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर दिया गया, बस इसको पुट कर दो, तो बी इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट यानी कि 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ठीक है, एसआई यूनिट में दिया गया है हमें, और फिर उसके बाद से एन की वैल्यू है 70 × 10⁻², और ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, बस इसको सॉल्व कर लेना है, तो ये हो जाएगा 4 × पाई इज इक्वल टू 22/7 होता है, इंटू 70 × 2 × 10⁻⁵। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो ये 10 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 को 10⁻⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁴ हो जाएगा, 4 22 और 2 का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 176 × 10⁻⁴, और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट टेस्ला होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कितना निकल गया सोलेनॉइड के अंदर, 176 × 10⁻⁴ टेस्ला, जैसा कि फोर्थ ऑप्शन हमें दिया गया है, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है गिवन बिलो और 2 स्टेटमेंट, ठीक है ना, नीचे हमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक है वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर, मतलब पहला जो है वो असर्शन ए दिया गया है और दूसरा रीजन आर दिया गया है। बोला जा रहा है कि स्टील इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड ब्रिजेस, स्टील को हम बिल्डिंग और ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, बिल्कुल सही है, इसमें कोई मतलब गलत नहीं है।
सही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि असर्शन इज द राइट, जैसे सब जानते हैं ये बात। रीजन आर बोला गया, स्टील इज मोर इलास्टिक एंड इट्स इलास्टिक लिमिट इज हाई। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि अगर बच्चे नहीं पढ़े होंगे तो उनमें थोड़ा सा दिक्कत होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमारा जो स्टील है, स्टील की जो इलास्टिसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, स्टील की इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है, इलास्टिक लिमिट उसकी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो क्या हम इसीलिए स्टील को कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज करते हैं? हाँ बिल्कुल, स्टील की जो इलास्टिक लिमिट होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, इसीलिए स्टील को हम कहाँ यूज कर पाते हैं? हम कंस्ट्रक्शन में यूज करने का रीजन ही यही है कि उसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब वो कंक्रीट से बहुत ज्यादा लोड वियर कर सकता है, कंक्रीट से बहुत ज्यादा लोड वियर कर सकता है। ये आप लोग जब इंजीनियरिंग पढ़ेंगे या आगे की तरफ मतलब पढ़ेंगे तब आपको सिविल इंजीनियरिंग करेंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी, ठीक है ना। अभी के लिए बस इतना जान जाइए कि स्टील इज मोर इलास्टिक एंड इट्स इलास्टिक लिमिट इज हाई, बिकॉज ऑफ इट स्टील इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड ब्रिजेस, ठीक है। यानी कि रीजन आर भी हमारा सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। तो फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज 1.5 into 10⁶ किलोमीटर, ठीक है, then the distance of an imaginary planet from the sun if its period of revolution is 2.83 years is। हमसे इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमारे पास जैसे क्या है कि एक सन है, सन के अराउंड क्या होता है, हमारा अर्थ क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है, और इसकी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होती है, और वो टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ कितना होता है, 1 ईयर। और अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस हमें दी गई है, वो डिस्टेंस कितनी है, 1.5 into 10⁶ किलोमीटर। हमसे ये कह रहा है कि एक इमेजिनरी प्लेनेट है जिसके बारे में हमें बहुत ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, इमेजिनरी प्लेनेट है, और ये जो प्लेनेट है उसका जो टाइम पीरियड है वो 2.83 ईयर्स दिया गया है। और हमें क्या कैलकुलेट करना, हमें कैलकुलेट करना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जिसको मैं आर पी कंसिडर कर लेता हूं, ठीक है, और टीपी हमें दिया गया है। अब ना ये कैसे सॉल्व होगा, हमने केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड पढ़ा है, ठीक है ना, क्या कहां पर पढ़ा है, ग्रेविटेशनल वाला जो चैप्टर है उसमें हमने केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड पढ़ा हुआ है। केपलर्स लॉ क्या कहता है कि टाइम पीरियड ऑफ ए प्लेनेट, ठीक है ना, जो किसी भी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड अगर कोई प्लेनेट क्या कर रहा है, उसके रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका जो टाइम पीरियड होता है उसका स्क्वायर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों जो हमारे पास दोनों जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन दोनों के बीच की क्यूब की, ठीक है। जैसे मैं सन को कंसिडर करूं और प्लेनेट को कंसिडर करूं तो प्लेनेट का जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के क्यूब की। ये फॉर्मूला होता है, ये रिलेशन होता है अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ, ठीक है। यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसके बारे में जिसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, यहाँ पर हमें बस ये चीज पता हो कि टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा हम क्या करेंगे, अगर टी हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें आर पी कैलकुलेट करना है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, आर पी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 2/3, क्योंकि पावर इधर क्यूब में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, टी की पावर 2/3। तो यहाँ से हम जानते हैं जब ऐसा कुछ होता है तो हम लिख सकते हैं कि R1/R2 इज इक्वल टू T1/T2 की पावर 2/3। वैसे ही हम क्या लिख सकते हैं, RP/RE इज इक्वल टू TP/TE की पावर 2/3। बस सिंपल सा, इसे सॉल्व कर लेंगे। TP कितना है 2.83 ईयर और TE कितना है 1 ईयर डिवाइडेड बाई 2/3। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और RE हमें पता है, तो यहां पर हम देखते हैं RP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RE इंटू 2.83 की पावर, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, पहले स्क्वायर कर लेता हूं फिर इसका होल पावर 1/3 कर लेता हूं, क्योंकि 2.83 का जो स्क्वायर करते हैं ना तो वो 8 के बराबर होता है, अप्रोक्स 8 के बराबर होता है। RE की वैल्यू कितनी है, RE की वैल्यू 1.5 into 10⁶, और 2.83 का स्क्वायर 8 के बराबर होता है, तो 8 की पावर 1/3, और हम जानते हैं 8 की पावर 1/3 कितना होता है, 2 होता है, तो 1.5 into 10⁶ into 2, तो 2 into 1.5 दैट इज इक्वल टू 3 into 10⁶,
और ये किलोमीटर में दिया हुआ था, तो इसका भी यूनिट क्या होगा, किलोमीटर होगा। यानी कि वो जो हमारा इमेजिनरी प्लेनेट है, उस प्लेनेट की सन से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 × 10⁶ किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, हाँ, जैसा कि थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटिंग लिक्विड ड्रॉप में डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ द ड्रॉप, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। हमसे ये कहा जा रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग लिक्विड, मतलब एक लिक्विड ड्रॉप को किसी लिक्विड में डाला गया है तो वो वाइब्रेट कर रहा है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है रेडियस ऑफ ड्रॉप पे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे और सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये दरअसल ये डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है। तो आपको एक फॉर्मूला बना करके दे दिया गया है कि न्यू इज इक्वल टू आर की पावर ए, रो की पावर बी एंड एस की पावर सी है। तो आपको ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि ए बी सी कितना होगा। तो अगर आपको डायमेंशनल एनालिसिस आता होगा और आपको फॉर्मूले पता होंगे कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है या सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है, उसका डायमेंशन क्या होता है, ठीक है ना, इन तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज पता होगी तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। सरफेस टेंशन का और डेंसिटी का, रेडियस का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है। फ्रीक्वेंसी इज द क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम। तो नंबर अपॉन टाइम, नंबर अपॉन टाइम का मतलब क्या है, इसका डायमेंशन हो जाएगा टी की पावर -1। तो हमें पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन टी की पावर -1 होता है। आर क्या है, रेडियस है, रेडियस यानी कि लेंथ, तो ये लेंथ की पावर 1 हो जाएगा। रो क्या है, रो इज द डेंसिटी, डेंसिटी यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एम एल की पावर -3 हो जाएगा इसका डायमेंशन। वैसे ही एस क्या है, एस सरफेस टेंशन है यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो यानी एम एल टी की पावर -2 डिवाइडेड बाई एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एम इंटू टी की पावर -2 हो जाएगा। चारों के डायमेंशन हमें पता है। अब उस फॉर्मूले में उठा करके रख दो। फॉर्मूला क्या दिया गया है, फॉर्मूला दिया गया है न्यू इज इक्वल टू आर की पावर ए, रो की पावर बी, सी एस की पावर सी। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ न्यू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ न्यू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ आर की पावर ए, डायमेंशन ऑफ रो की पावर बी एंड डायमेंशन ऑफ एस की पावर सी। बस, तो यहाँ पर जब हम रखेंगे तो रखने के बाद ये क्या बनने वाला है, यहाँ पर चलिए रखते हैं। आर क्या है, आर का डायमेंशन एल है, तो ये बन जाएगा एल की पावर ए। एस क्या है, एस की पावर बी है और एस का डायमेंशन क्या है, एम की पावर एम इंटू टी की पावर -2, इसका पावर है बी। ठीक है, फिर एस क्या है, सरफेस टेंशन, सॉरी ये तो सरफेस टेंशन का, सरफेस टेंशन, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, एल की पावर ए, एस क्या है, एस नहीं है, ये रो है, क्या है, रो है। रो का डायमेंशन क्या है, m इंटू एल की पावर -3, इसका पावर कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। s का डायमेंशन कितना है, m इंटू टी की पावर -2, इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, इसका पावर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमें मिलने वाला है m की पावर b और m की पावर c, यानी कि m की पावर b प्लस c। l की पावर यहाँ से a, l की पावर यहाँ से -3b, यानी कि a -3b और t की पावर -2c। और ये इसका डायमेंशन फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है, टी की पावर -1। अब क्या करेंगे, दोनों डायमेंशंस को कंपेयर कर देंगे। तो मैं यहाँ पर कंपेयर करता हूँ। ठीक है, यानी कि पहला इक्वेशन क्या बनेगा हमारे पास, पहला इक्वेशन बनेगा b प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर मास का कोई टर्म ही नहीं है। वैसे ही l का कोई टर्म नहीं है, यानी कि a माइनस 3b इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन क्या बनेगा, -2c इज इक्वल टू -1। तीन वेरिएबल है, तीन इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। थर्ड इक्वेशन से हम -2c इज इक्वल टू -1 है, इससे यहाँ पर c इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, हमें हाफ मिल जाएगा। पहला चीज मिल गई। दूसरी चीज b कहाँ से मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन से मिलेगा। b प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, यानी कि b प्लस हाफ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -हाफ हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a -3b, यानी a इज इक्वल टू 3b, तो 3 इंटू बी इज इक्वल टू -हाफ है, तो ये हो जाएगा -3/2, यानी a इज इक्वल टू क्या हो गया, -3/2, यानी a इज इक्वल टू -3/2, b इज इक्वल टू -हाफ और c इज इक्वल टू हाफ।
तो ए बी सी की वैल्यू पूछी थी, तो ए -3/2, बी -½ एंड सी ½ तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि थर्ड ऑप्शन में दिया गया -3/2 -½ और हाफ, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एसएल ऑफ ईएमएफ 90 वोल्ट, 90 वोल्ट का एक ईएमएफ सेल है, 90 वोल्ट ईएमएफ का एक सेल है, इज कनेक्टेड अक्रॉस ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रजिस्टर्स ईच ऑफ 100 ओम। 100 ओम के दो रजिस्टर हैं जिसको ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रहा है। ए वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर विल बी। ठीक है, वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी होगी ये हमसे कैलकुलेट करने के लिए कह रहा। तो बनाते हैं स्पेसिफिकेशन जो दिया गया है। हमसे कहा जा रहा है कि दो रजिस्टर्स हैं जिनको हम सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर रहे हैं और इन दोनों को हम एक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं और बैटरी की वोल्टेज यानी ईएमएफ दी गई है 90 वोल्ट और ये 100 ओम के दो रजिस्टर्स हैं। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि इन दोनों रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज करेंगे, मतलब वोल्ट मीटर का यूज करेंगे। तो वोल्ट मीटर जैसे कहाँ पे लगाते हैं, जैसे कि मान लीजिए इस 100 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो इसके दोनों टर्मिनल जो होंगे वहां पर हम वोल्ट मीटर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे पैरेलल में। तो ये हमने वोल्ट मीटर को ऐड करा यहाँ पर। हमें मान लीजिए कि इसको मैं दे देता हूँ नाम ए बी सी। ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो ए बी के क्रॉस हम पोटेंशियल लगा देंगे, पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर ऐसे ऐसे लगाते हैं। अब इस वोल्ट, ये जो है हमारा वोल्ट मीटर की रीडिंग कैसे मिलेगी हमें, वोल्ट मीटर की जो भी रीडिंग मिलेगी वही हमारा ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो चूंकि जब हम वोल्ट मीटर ऐड कर रहे हैं तो इसका भी अलग से इंटरनल रेजिस्टेंस है और वो इंटरनल रेजिस्टेंस है 400 ओम। हमने ऐसा कर दिया। अब वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, ये जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है उसकी रीडिंग क्या होगी, एबी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा फाइनली ऐड करने के बाद जो एबी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही तो रीडिंग देगी ना वो, तो वो रीडिंग देगी, वही रीडिंग हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि वो रीडिंग कैसे मिलेगी। ठीक है, तो अब ये 400 ओम का रेजिस्टेंस हमने लगाया तो वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा, तो वोल्ट मीटर एबी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही रीडिंग देगा। तो वो रीडिंग हमें कैलकुलेट करनी है, यानी हमें फाइनली हमने सर्किट बना दिया। अब सर्किट में एबी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना है। तो एबी के क्रॉस जब पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने जाएंगे तो उसके लिए हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है एसी के क्रॉस, हम जानते हैं वी ए सी वी ए बी प्लस वी बी सी के बराबर होना चाहिए। ये चीज तो हमें पता है ना कि पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड ए बी और बी सी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उन दोनों को ऐड करने के बाद एसी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा और एसी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है 90 वोल्ट। तो हम यहाँ पर 90 अगर पुट कर देते हैं और हम वी ए बी, ठीक है ना, चलो ठीक है वी ए बी कंसिडर करते हैं, तो हमें क्या मिल गया, हमें एक इक्वेशन मिल गई वी ए बी प्लस वी बी सी इज इक्वल टू 90। तो हमें ये एक इक्वेशन मिल गई। दूसरी इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, दूसरी इक्वेशन हम चूंकि हम जानते हैं कि जो हमारा करंट है, ठीक है, ए बी के अक्रॉस जो करंट जाएगा वही बीसी के अक्रॉस करंट जाने वाला है। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि करंट हमारा क्या होगा, ए बी और बीसी में करंट हमारा कांस्टेंट होगा। तो करंट हमारा कांस्टेंट होगा, यानी हम क्या कह सकते हैं, करंट इज इक्वल टू वी अपन आर होता है, तो वी अपन आर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर हमें ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाए, ए बी के अक्रॉस क्या मिल जाए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को या वोल्ट मीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस करो, दोनों तो सेम ही होने वाला है क्योंकि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। रेजिस्टेंस बस मिलना चाहिए इसके अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मैं R1 मान लेता हूं, तो 1/R1 इज इक्वल टू 1/100 प्लस 1/400 लिखूंगा मैं, 400 एलसीएम होगा, तो 400 एलसीएम होगा तो यहाँ पर आएगा 4 + 1, ये हो जाएगा 5/400। तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 400/5 यानी कि 80 ओम। तो ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 80 ओम है, तो आर ए बी कितना हो गया हमारा 80 ओम। आर बी सी हमें पता है 100 ओम दिया गया, वहां पर कुछ ऐड नहीं करा हमने, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टेंस रह जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि आई अगर हमारा कांस्टेंट है तो वी ए बी अपान आर ए बी इज इक्वल टू वी बी सी अपान
RBC, यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगी। तो यहाँ से ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, VAB अपान RAB कितना है, RAB 80 है, इज इक्वल टू VBC अपान RBC कितना है, 100 है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर इसको यहाँ पर लिखते हैं, VAB इज इक्वल टू 80 अपान 100 VBC। तो VBC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VBC इज इक्वल टू 100 अपान 80 यानी कि 5 अपान 4 VAB। ठीक है, अब इस VBC को उठा करके पहले इक्वेशन में पुट कर देता है। तो यहाँ से VAB प्लस VBC की जगह पे क्या हो जाएगा, 5 अपान 4 VAB इज इक्वल टू 90। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 प्लस 5 9, यानी कि इसको थोड़ा सा 1 मिनट, 9 अपान 4 VAB इज इक्वल टू 90 हो गया। तो VAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 इंटू 4 अपान 9 यानी कि 40 वोल्ट। तो VAB हमारा 40 वोल्ट निकल गया। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 40 वोल्ट। तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही तो वोल्ट मीटर रीडिंग देगी हमें, यानी कि जो हमें रीडिंग मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 40 वोल्ट की रीडिंग मिलने वाली है। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16।